हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एम इक्वल टू जेड इंटू सी टी, एम इक्वल टू जेड इंटू सी टी, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे हो चुका है। एम तो सबको पता है कि एम मास ऑफ सब्सटेंस था, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था, सी था एम्पियर, टी था टाइम इन सेकंड। टाइम इन सेकंड में देना है आपको, ये पॉइंट आउट है सबसे पहले। अब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज में आ जाएंगे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज क्या बोलता है ये समझिए, है ना। उसके पहले मैं सब लोगों को एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि मैं YouTube पर नया हूँ, वीडियो अभी मैं नया बनाना शुरू किया हूँ, तो सब लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी डालेंगे मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो को बनाते जाऊँ, ठीक है ना। और जो भी नए नए टॉपिक का आपका डिमांड हो, कुछ अगर नया चीज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाकर आपके पास सेंड करते जाऊंगा और आप घर बैठे आप आसानी से पढ़ाई करते रहेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9334213535। ये वीडियो मोस्टली सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जा रहा है और साथ में राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, चंडीगढ़ बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, ये सभी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप लोग इसको जितना से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करते जाइए, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करते जाऊं और हर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आप लोग उस वीडियो को अप्रिशिएट ज़रूर करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग थोड़े से आप लोग बैठ जाइए और कॉपी पेन ले लीजिए और हमारे वीडियो को अच्छी तरह से सुनिए और देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और साथ में जो आपका आईआईटी जेईई नीट का क्वेश्चंस है तो उसको बनाने से पहले आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा तो ही आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं भी बूम 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 वीडियो बनाऊंगा और शेयर करूंगा और साथ में एक से एक न्यूमेरिकल्स को भी आपके पास पहुंचाऊंगा, ताकि आप जो है उसको पढ़ने के बाद आपका सीट अलॉट हो जाए कहाँ पर, जेईई मेंस या एडवांस या नीट, और अच्छा स्कोर भी मिलेगा आपको बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में और कोई भी स्टेट बोर्ड में भी आपको बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट आपको मिलने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या बोलता है, पहले एकदम अच्छा से समझ लेना है, इसको अच्छी तरीके से ये माइंड में सेट कर लेना है। क्या बोलता है, ये बोलता है क्या कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन ए सीरीज, ठीक है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passed in different electrolyte in a series, then the mass of substance deposited at the electrode is directly proportional to their equivalent masses। यानी कि उस एलिमेंट जो सब्सटेंस जा रहा है उसका जो इक्विवेलेंट मास है वही जो है डिपॉजिट होगा, ये आपको समझना है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इक्विवेलेंट वेट किसी भी निकालने का तरीका होता है एटॉमिक मास, ठीक है, बाई वैलेंसी, एटॉमिक मास बाई वैलेंसी, ठीक है, यानी E इक्वल टू ए बाई एन, ए एटॉमिक मास एन वैलेंसी हो गया। अब मान लो आपको निकालना हो CuSO4 में कॉपर का वैलेंसी, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, तो इसका डबल प्लस चार्ज होता है, इसका डबल माइनस, तो EQ वेट अगर निकालेंगे इसके लिए तो EQ वेट इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास 63.5 बाई 2,
ठीक है। मान लो आपको किसी और एलिमेंट का निकालना हो, किसी, जैसे यहाँ तो हम लोग कॉपर का निकालें, आप किसी और का निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो निकेल नाइट्रेट, तो निकेल नाइट्रेट में हम लोग निकेल का निकालना है, तो निकेल नाइट्रेट में निकेल का वैलेंसी कितना है, डबल प्लस, तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो 58.5 निकेल का एटॉमिक मास बाई 2। सपोज करो क्लोरीन का निकालना है, तो एटॉमिक मास बाई वैलेंसी 1, देखिए इसका वैलेंसी 1 है क्योंकि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट मास के लिए आपका, अब ZnSO4 है, तो ZnSO4 में Zn का डबल प्लस चार्ज है, ठीक है। मान लो अल्युमिनियम क्लोराइड है, तो अल्युमिनियम क्लोराइड में अल्युमिनियम का ट्रिपल प्लस है, तो हम लोग जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का यहाँ आ गया, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन का डबल वैलेंसी, तो किसी का भी वैलेंसी से ही डिवाइड करेंगे, ये आपको याद रखना है कि ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आउट है। तो ये क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे आपको क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे बोलता है, हम तो अभी बताएं कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन ए सीरीज, ठीक है, देन द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। अब सीरीज में हमको कांटेक्ट करना है, तो सीरीज में कांटेक्ट करने के लिए देखिए क्या करना है आपको, आप सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट लें, तीसरे इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, सपोज करो इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ले लिए हैं, इसमें जिंक नाइट्रेट, इसमें जिंक सल्फेट ले लिए हैं, इसमें कॉपर सल्फेट ले लिए हैं, और सबको हम लोग ये देखिए सॉल्ट ब्रिज से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रोड निकालेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लिए, प्लस माइनस। अब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है इसमें सब में, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज देखो यहाँ पर रखा हुआ है, तो सॉल्ट ब्रिज इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड जो है आउटर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। यहाँ तो सबको समझ में। अब मान लो इसका मास हम लोग M1 कर देते हैं, इसका M2 कर देते हैं और इसका M3 कर देते हैं, इसके इक्विवेलेंट मास को E1 कर देते हैं, इसके इक्विवेलेंट मास को E2 कर देते हैं, इसके इक्विवेलेंट मास को E3 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। तो ये क्या हो जाएगा, M1 इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, M3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E3। आराम से समझ गए। अब प्रोपोर्शनलिटी रिप्लेस कर दो, तो यहाँ के एक कांस्टेंट लगा देंगे, यहाँ भी हम लोग कर दिए तो कांस्टेंट कर दिया हम लोग। ये ऑड नंबर में है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर इसको लेना होगा तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा, यानी कि M4, ठीक है। तो M4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E4 लेंगे, तो ये ऑड नंबर में है तो इसको हटा देंगे, पेयरिंग लेंगे हम, ठीक है, पेयर कर लेंगे इसको, ठीक है। और जब इसका लेंगे तो एक और पेयर लेना होगा, चाहे इसको ले सकते हैं। तो अब K इक्वल टू यहाँ लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, M1 बाई E1, यहाँ K इक्वल टू लिखना होगा तो M2 बाई E2, ठीक है। देखो K और K इक्वल है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं M1 बाई E1 इक्वल टू M2 बाई E2। अब क्रॉस कर दो, ये E2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये E2 यहाँ, M1 यहाँ चला जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं E2 बाई E1 इक्वल टू M2 बाई E1, M2 बाई M1, ठीक है। यहाँ तक सब लोग लिख लिए, यहाँ तक अपने आप को समझ लेना है, ठीक है। यहाँ किसी को कोई टेंशन है नहीं, सबको समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना है, ठीक है। और बोलना कहाँ से है, कमेंट कर देना है, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना, हम उसमें अपना रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम लोग इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलो ठीक है, सब लोग एकदम कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखते रहेंगे, है ना, कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखना है।
अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है। अगर हम वीडियो क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने वाले हैं, है ना, वीडियो क्वालिटी को भी इम्प्रूव, वॉइस क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने वाले हैं और मटेरियल क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग अप्रिशिएट करेंगे हमको। ठीक है, ऐसा नहीं है ना। तो अभी हम लोग क्या यहाँ देखे थे, अभी हम लोग क्या देखे थे, E2/E1 देखे थे और यहाँ क्या देखे थे, M2/M1 देखे थे अभी थोड़ी देर पहले। वी नो दैट फ्रॉम वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ M = Z × C × T। हम लोग फर्स्ट लॉ से तो ये मालूम ही है। तो अब इसमें हुआ क्या था कि विन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन ए सीरीज। ठीक है, तो सेम क्वांटिटी था, तो मान लो हम लोग M1 = Z1 × CT कर दिए, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम था, तो M2 = Z2 × CT। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी सेम था इसीलिए हम CT सेम रखे हैं दोनों के लिए। ठीक है, ये समझ लो, है ना, क्वांटिटी सेम था ना, तो इसीलिए CT सेम रखे हैं। अब ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। अब इस M1 और M2 के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। देखो M1 = ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और M2 के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो हम लोग यहाँ देखो क्या देखने वाले हैं, क्या मिलने वाला है, E2/E1 = ठीक है, E2/E1 = क्या हो जाएगा, Z2CT/Z1CT। अब देखो ये CT और CT कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, E2/E1 = Z2/Z1। ठीक है, आगे समझ में। तो अब देखो जैसे ये और ये एक दूसरे का प्रोपोर्शनलिटी था, मास ऑफ सब्सटेंस अभी हम बताए थे कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन ए सीरीज, देन द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E किए थे ना, तो ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, यानी इक्विवेलेंट मास जो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं और E को इक्विवेलेंट मास। देखो इक्विवेलेंट मास यहाँ हो गया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे ना, तो एक कांस्टेंट रखता है जिसको बोलते हैं F जो है फैराडे बोलते हैं। F क्या होता है, फैराडे। तो फैराडे = अगर कोई पूछेगा तो क्या लिखना होगा, E/Z। ठीक है, ये फैराडे कांस्टेंट है, माइकल फैराडे के नाम पर, ये ऑनर में उनके नाम पे कांस्टेंट रखा गया और इसका वैल्यू भी होता है, हम बता देते हैं अभी, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे थे। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे के बाद हम लोग रिलेशन को भी पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन को कैसे पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए, है ना, रिलेशन, क्योंकि मोस्ट न्यूमेरिकल्स के लिए आपको रिलेशंस का ही ज़रूरत पड़ता है ना, रिलेशंस ही चाहिए आपको। तो रिलेशंस कैसे हम लोग निकालते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि इसका आप कोई काम नहीं है, आप लोग इसको नोट कर भी लिए होंगे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे तो हम इसको इरेज कर दिए। अब यहाँ हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, हम लोग रिलेशन निकालें। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ, देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या बोलता है जी, M = Z × CT, फर्स्ट लॉ बोलता है। फ्रॉम सेकेंड लॉ, देखो फ्रॉम सेकेंड लॉ क्या बोलता है, अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे, E = F × Z, अभी हम बोले थे, नहीं बोले थे, और Z = यहाँ क्या लिख सकते हैं, E/F। ठीक है, अब Z का वैल्यू एबव इक्वेशन यानी फर्स्ट लॉ में रख देना
ठीक है, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो अगर जैसे रखेंगे ना तो ये वैल्यू देखो कैसा आ जाएगा, m इक्वल टू ई इंटू सी इंटू टी बाई एफ। ठीक है, ये फार्मूला आपके सामने हो गया। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए तो सबको पता है कि E इक्वल टू ए बाई एन होता है, यानी एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। तो इसको यहाँ रख देंगे, तो देयरफॉर m इक्वल टू ए इंटू सी इंटू टी बाई एन एफ। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। इसमें m क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस, ए क्या हो गया, एटॉमिक मास, सी क्या हो गया, एम्पियर। ठीक है, टी क्या हो गया, टाइम इन सेकेंड, एन क्या हो गया, एन। ठीक है, एन क्या हो गया, एन क्या हो गया, ठीक है, एन हो गया वैलेंसी। अब एफ क्या हो गया, एफ को हम लोग फैराडे बोलेंगे। एफ मीन्स क्या हो गया, फैराडेज कांस्टेंट। अब फैराडेज कांस्टेंट है तो हम लोग अब फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू भी सीखेंगे कि कैसे फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू निकाला जाता है। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन, इसको आपको समझना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसी से हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया जाए। नोट कर लिए सब लोग, नहीं नोट कर पाए तो बोलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है कि नहीं कर लिया, कर लिया है ना, कर लिया है, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू देखो कैसे निकाला जाता है, इसको भी थोड़ा पॉइंट आउट कर लेना है कि फैराडेज कांस्टेंट। अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो बने रहेंगे वीडियो के साथ और चेक करते रहेंगे, है ना, चेक करते रहना है कि वीडियो में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। अब देखो सबको पता है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉइंट आउट है, सबको पता है ये बात। अब क्यू, चार्ज मीन्स क्या होता है, क्यू होता है। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो एवोगाड्रो नंबर यहाँ पर हम लोग कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, अब देखो जब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका -19 इसके -19 को कैंसिल कर देता है। ठीक है, और ये मान लो पॉइंट हटाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू 6, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 96 हो जाएगा। तो ये 96,485 कूलम पर मोल आता है, जिसको अप्रोक्स में हम लोग लिखते हैं 96,500 कूलम पर मोल। और इसी को हम लोग इक्वल में लिखते हैं फैराडे, इसको क्या लिखते हैं, फैराडे, यानी एफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन, n मोल इलेक्ट्रॉन पर जब जैसे चार्ज करेंगे ना तो इस n से इस f को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि n इंटू 96,500 कूलम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, n मोल, तो यहाँ n मोल लिख देंगे ना, तो n मोल यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, n मोल तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, तो 96,500 कूलम आ जाएगा। तो इसी को हम लोग फैराडे बोलते हैं, तो n इंटू एफ हो जाएगा, यानी कि ये फैराडे का वैल्यू है, ये फैराडे का वैल्यू है, तो इसको रिप्लेस करके एफ कर दिए। और क्यू चार्ज, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन एफ। ठीक है, क्यू का वैल्यू क्या होता है, एन एफ के इक्वल होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है यहाँ पे। अब अगर एफ निकालना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ निकालेंगे तो ठीक है क्यू बाई एन हो जाएगा ना, क्यू बाई एन कर सकते हैं हम लोग।
चार्ज भी इससे पता चल जाएगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे पता चल जाएगा। मान लो आपको एन निकालना हो, सपोज दैट एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन मोल, तो क्या हो जाएगा क्यू बाई एफ, निकल जाएगा। आ रहा समझ में ना? ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है, इसको याद कर लेना है ना, याद कर लेना है। अब हम लोग इससे कुछ क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा है ना प्रीवियस बैकग्राउंड की तरफ भी जाएंगे कि प्रीवियस बैकग्राउंड में हम लोग क्या किए थे। न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी रहेंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे, वो भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। ठीक है, और एक और पॉइंट आउट कर देते हैं कि अगर गैस अगर कोई मॉलिक्यूल हो, अब गैस मॉलिक्यूल का अगर हम लोग निकालना हो वॉल्यूम, तो होता क्या है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा गैस मॉलिक्यूल के लिए भी बात कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये तो आपका सॉलिड मटेरियल के लिए हो गया कि हाँ मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा उसका वेट कैसे निकालेंगे। तो वेट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वेट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं m इक्वल टू ए इंटू सी इंटू टी बाई एन एफ। ये तो हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकाल लेंगे, m जो हो गया अमाउंट यानी वेट हो जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना हो तो क्या हम लोग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस का भी हम लोग के लिए फार्मूला एक होना चाहिए कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम जब भी निकालते हैं ना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस C इंटू टी इंटू वी ई बाई एफ, ये वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए फार्मूला है। तो V इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, और जो V होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है ये हम आपको न्यूमेरिकल्स में बताएंगे। और F आपके पास फैराडेज है, फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट हम लोग लेंगे। और देखो कभी कभी थिकनेस निकालने के लिए देता है ना, तो थिकनेस जब निकालने के लिए देगा ना, तो आपको क्या करना होगा, ये जो m वैल्यू है तो m इक्वल टू क्या होता है d बाई वी होता है ना, है ना। जैसे v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू m बाई डी होता है ना, है ना। d इक्वल टू m बाई वी होता है। जैसे ये देखो d इक्वल टू m बाई मास बाई वॉल्यूम होता है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई डी हो जाएगा। बोलो m बाई डी होगा ना, बोलना होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बोलिए नहीं होगा। तो अगर मान लो हम लोग ये मास जो है, मास इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू अगर कोई लिखने के लिए बोले तो d इंटू वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, बोलेंगे, है ना। तो हम लोग d इंटू वी यहाँ लिख सकते हैं, जिसे यहाँ लिखना होगा तो v इंटू डी इक्वल टू ए इंटू सी इंटू टी बाई एन एफ। अब वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम तो आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। देखो वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये पहले हमको बताओ, निकाल सकता है, हाँ एकदम आराम से निकाल सकता है। इस पॉइंट आउट को हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है, नहीं पकड़ सकते हैं बोलेंगे। और थिकनेस अगर निकालना चाहते हैं, मान लीजिए थिकनेस निकालना चाहते हैं तो v बाई एरिया हो जाएगा, v बाई एरिया, किसी भी चीज़ का थिकनेस निकालेंगे तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। और v इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। v इक्वल टू हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है, नहीं कर सकते हैं बोलेंगे, एरिया इंटू थिकनेस हो सकता है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो डी भी निकल सकता है, भी निकाल सकते हैं, और ये भी का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो थिकनेस निकल जाएगा, बोलेंगे। समझ में आया है कि नहीं आया है, बोलो आ गया होगा, पॉइंट आउट नहीं आया, बोलो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताएंगे।
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे, नहीं है प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग फैराडेज लॉ तो आप बता सकते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला को याद रखेंगे, है ना, ये फार्मूला याद रखेंगे, इसी फार्मूला में हम लोगों को क्वेश्चन आते रहता है, ये फार्मूला, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर ऑफ फैराडेज भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है नंबर ऑफ फैराडेज, जो अभी हम बताए थे Q इक्वल टू एन एफ, अभी बताए थे ना, Q इक्वल टू एन एफ, अभी फार्मूला दिखाए थे ना, Q इक्वल टू एन एफ, तो Q इक्वल टू एन एफ, तो नंबर ऑफ फैराडेज अगर निकालना हो, मान लो नंबर ऑफ फैराडेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैराडेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। इस फार्मूला से भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ये फार्मूला भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग के साथ, है ना। अगर अब देखो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो बनेगा उस पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स का ही बात होगा, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में वीडियो बेल आइकन को भी दबाइएगा, है ना, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करने के बाद आप जो है एप्रिसिएशन भी दिखाइएगा, है ना, और बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन द फैराडेज लॉ, और सबसे पहले बात है कि आप मेरे अगर वीडियो के साथ अगर बने रहेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ही अच्छे से, कि आपको स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हम और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, यानी कि आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा और बेसिक से स्टार्ट होगा और सीधे जाएंगे कहाँ तक, लेवल आपका हम IIT तक बताएंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरी को अच्छे से आप नोट करते जाएंगे, वीडियो को रोक के आप थ्योरी को नोट करेंगे, एक नोट्स बनाते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि मेरे वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। तो मैं बता दूं कि राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, है ना, ये हिमाचल प्रदेश बोर्ड में भी ये काम आने वाला है। आपका हर जगह फैराडेज लॉ को यूज किया जाता है, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके ही हम लोग आज बैटरी का इस्तेमाल करके और बैटरी का यूज कर पा रहे हैं, है ना। और इलेक्ट्रोप्लेटनिंग मेथड से कोटिंग किया जाता है मेटल के ऊपर, प्यूरिफिकेशन किया जाता है मेटल के ऊपर, यानी फैराडेज का एप्लीकेशन हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे, और अगर किसी तरह का वीडियो में इम्प्रूवमेंट अगर करना हो तो वो भी कमेंट में बॉक्स में डालेंगे कि आपको मिलते रहें, ठीक है। और हम जल्दी ही प्लेलिस्ट बनाएंगे और प्लेलिस्ट बना के चैप्टर वाइज उसको सेटअप कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और साथ में आप बेल आइकन को भी दबाते जाएंगे, है ना। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे साथ जुड़िए और जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन एंड गुड लक in this pandemic time, and I hope all of you safe in this in the home, and all of you are good health, wealth, ठीक है। Thank you everyone. Okay.